हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। साइंस की आज की क्लास में साइंस का आपका जो चैप्टर चल रहा था जिसमें मैंने आपको संक्रामक रोग कराए थे, उसी का अगला टॉपिक है आपका संक्रामक रोग। कुछ रह गए थे तो मैं आपकी इस वाली वीडियो में कवर कर रही हूँ। ठीक है, आज ये चैप्टर आपका संक्रामक रोग का ख़त्म हो जाएगा और लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी जो विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इनसे जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो आप उनके आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना। जितने भी आपके संक्रामक रोग उसमें हो गए थे, 5 या 6 हो गए होंगे लगभग, और बाकी के जो आपके 5-6 बचे हुए हैं वो मैं इसमें करवा देती हूँ। वैसे तो बहुत सारे रोग हैं लेकिन जितने इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन वो पूछ सकते वही मैं करवा रही हूँ। तो उसी में आपका आज का जो है फर्स्ट रोग है आपका हैज़ा। ठीक है, जो आपका इसका जो जीवाणु है या जो कारक बोल सकते हैं हम इसका कि किसके द्वारा ये होता है, तो इसका कारक है आपका जीवाणु, और जीवाणु का नाम होता है विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, संक्रमण किसके द्वारा होता है, मतलब प्रसार किसके द्वारा हो रहा है। ठीक है, उस जीवाणु को लेके कौन जा रहा है ये बोलने का अर्थ है। तो जीवाणु को जो लेके जाते हैं वो आपकी मक्खियाँ होती हैं खाने के द्वारा। अब मक्खियाँ क्या है, किसी गंदे स्थान पर बैठी, वहाँ से किसी खाने की वस्तु पर बैठी आके और वही खाना हमने खा लिया, तो वहीं से क्या होता है, हैजा हो जाता है। ठीक है, जैसे बाहर की खुली हुई चीज़ें आपने देखी होंगी। ठीक है, मिठाइयों की दुकान पर कितनी सारी मक्खियाँ घूमती रहती हैं और वही चीज़ हम खा लेते हैं तो बाद में क्या होता है, हैज़ा वगैरह ये चीज़ें पेचिश वगैरह हो जाती है। ठीक है, तो लक्षण की बात करें तो इसमें उल्टी, दस्त, ठीक है, जल की कमी होना। नेक्स्ट क्या है, हाथ पैरों में ऐंठन वगैरह, ये सब इसके लक्षण हैं। ठीक है, और भी लक्षण है इसके कई सारे। बचाव की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, मक्खियाँ बैठ रही हैं इधर उधर तो हमें किसका ध्यान रखना होगा, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्या है, पानी को उबाल कर पीना चाहिए, और बाजार की जो खुली हुई वस्तुएं हैं उन्हें नहीं लेना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और हैजा का टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है, बचाव के तरीके हैं। नेक्स्ट आपका आता है टाइफाइड, इसको बोलते हैं आंत्र ज्वर। ठीक है, आंत्र ज्वर का मतलब है आंतों वाला। ठीक है, तो इसका जो कारक है वो जीवाणु होता है। ये सब मैंने जो आपको पोषक तत्व की कमी से रोग कराए थे उसी में ही मैंने आपको जीवाणु से होने वाले रोग बताए हुए थे, या उसके बाद मैंने किसी क्लास में बताए। इसी में चैप्टर में आपको बताए हुए हैं जीवाणु से और विषाणु से और कवक वगैरह से होने वाले रोग। वहीं पे मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, पंडित का टीका न्यू है, तो उसी में आपका टाइफाइड आता है, जीवाणु से फैलता है और इसके जीवाणु का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, इसका अगर संक्रमण की बात करें तो कैसे फैलता है, यानी कि किस के द्वारा प्रसार होता है, तो प्रदूषित जल से होता है, रोगी के मलमूत्र इत्यादि के द्वारा ये प्रसार होता है। ठीक है, रोग फैलाने में विशेष भूमिका किसकी होती है, मक्खियों की होती है, जैसे हैजा में होती थी। ठीक है, लक्षण की बात करें तो सिर दर्द, ज्वर इत्यादि रहेगा। ठीक है, इसमें जीवाणु आंतों पर आक्रमण करते हैं और आंतों में घाव भी हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जब टाइम हो जाएगा तो इसमें आंतों पर इफेक्ट पड़ता है, आंत में घाव जाते हैं, और बहुत वैसी परिस्थिति जब आ जाए तो उसमें रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बचाव के तरीके। तो सीधी सी बात है, वही गंदगी से फैल रहा है ये, तो क्या होगा, हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा और पानी को ढककर रखना, उबाल कर पीना इत्यादि करना पड़ेगा। ठीक है, तपेदिक की बात करें तो तपेदिक और टीबी पहले बहुत ये रोग होता था, अब तो खैर इसका उपाय है, इसके कहते हैं दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं और सरकारी जो अस्पताल होते हैं उनमें भी इसका इलाज चलता है। तपेदिक का, टीबी नाम होता है इसका। ठीक है, इसके कारक की बात करें तो जीवाणु है ये। ठीक है, जीवाणु के द्वारा ये फैलता है, और जीवाणु है इसका कौन सा, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका जीवाणु का नाम होता है। ठीक है, संक्रमण होता कैसे, मतलब अब प्रसार कैसे हो रहा है, ये एक से दूसरे में जा कैसे रहा है, तो वायु के माध्यम से जाएगा। जैसे मान लो किसी को कोई रोगी है जिसे टीबी है, ठीक है, उसके खांसने, छींकने इत्यादि से भी, उसके भोजन जो उसने किया वही भोजन किसी और व्यक्ति ने कर लिया तो उससे भी उसको हो सकता है। ठीक है, टीबी ये कई प्रकार की होती है, फेफड़ों वाली भी होती है, अब बोन टीबी वगैरह भी आपने सुनी होगी, तो इसके कई सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसका अगर संक्रमण की एक बार बात करें फिर से, तो थूक, खांसी, छींक, रोगी के सीधे संपर्क में आने अथवा भोजन और वायु द्वारा ये फैलता है। ठीक है, अब नोट देखिए, यहाँ पर क्या है कि तपेदिक में फेफड़े प्रभावित होते, फेफड़ों वाली होगी तो उसमें फेफड़े अत्यधिक प्रभावित होंगे। ठीक है, इसे दूर करने के लिए बीसीजी का टीका लगवाया जाता है। ठीक है, लक्षण की बात करें तो सांस लेने में दर्द होगा, खांसी वगैरह काफ़ी टाइम तक रहती है तब भी हो जाती है। ठीक है, खांसी, थकान, कमजोरी इत्यादि रहेगी। बलगम और बलगम के साथ रक्त आना, यहाँ पर ऐड कर लेना,
रक्त आना, ठीक है, बलगम के साथ रक्त आना। नेक्स्ट अगर हम इसके बचाव की बात करें तो बचपन में ही शिशु को BCG के टीके लगवा दिए जाते हैं, ठीक है, और खांसते बोलते समय रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। जिस रोगी को है उसके सामने अगर हम जा रहे हैं और वो रोगी भी, तो दोनों ही क्या करें, अपने किसी अन्य को ना हो, जो व्यक्ति उससे मिलने जा रहा है या उसकी देखभाल कर रहा है, तो वो भी क्या करे, अपने मुंह पर कोई ऐसे मास्क वगैरह या रुमाल वगैरह रख ले, और जिसको है वो भी सामने वाले रोगी के सामने इसी तरीके से पेश आए, ठीक है। और नेक्स्ट इसका था कि अगर मान लो आपको पता चल रहा है कि हमें टीबी के लक्षण हमें लग रहे हैं, तो सबसे पहले किससे संपर्क करें, आप चिकित्सक से परामर्श लें। तो वो आपकी जो दवाइयाँ वगैरह होती है शायद 6 महीने वगैरह की, वो स्टार्ट कर देते हैं वहीं से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्लेग। तो इसका भी नाम आपने काफ़ी सुना होगा, अगर आपने इतिहास पढ़ा हुआ है तो उस टाइम इतिहास में आपने कई जगह पे सुना होगा कि उस टाइम प्लेग की बीमारी बहुत फैली हुई थी। तो प्लेग एक तरीके से महामारी का रूप लेती है, जैसे अभी कोविड चल रहा था ना, तो वैसे ही आपकी प्लेग उस पहले के टाइम में बहुत चलती थी। तो प्लेग का जो कारक होता है वो जीवाणु ही होता है आपका। इसका नाम होता है पास्चुरेला पेस्टिस। ये पिस्सुओं के द्वारा होता है। जो चूहे मर जाते हैं ना, उन मरे हुए चूहों से क्या है, ये अन्य चूहों में फैलता है। लेकिन अगर चूहे मौजूद नहीं हैं तो फिर ये मनुष्यों में आ जाता है, ठीक है, और फिर ये बाद में भयंकर रूप ले लेता है एक महामारी का। पूरे पूरे गांव में हो जाता था प्लेग, ठीक है। तो वही है, ये चूहों में होने वाला रोग है। जब चूहा मर जाता है तो पिस्सू मृत चूहे को छोड़कर अन्य पिस्सुओं को ढूंढता है, सॉरी, अन्य चूहों को ढूंढता है। परंतु यदि यह पिस्सू मनुष्य के पास पहुंच जाते हैं तो उन्हें संक्रमित कर देते, ठीक है, उन्हें काट लेते और तो ये चीज़ मनुष्य में आ जाती। फिर मनुष्य से तो आपको पता ही है, दूसरे मनुष्य में। इस तरीके से ये बीमारी पूरे में फैल जाती है, ठीक है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो तेज बुखार, गर्दन व टांगों में गिल्टियाँ यानी कि गांठें सी हो जाएंगी, ठीक है। जहाँ पे पिस्सू काटेगा वहाँ पे छाला पड़ जाता है, और जांघ पे या हाथ में कहीं काटा तो वो चीज़ सूज भी जाती है, ठीक है। अगर बचाव की बात करें तो क्या होगा, यह रोग महामारी का रूप ले लेता है, अतः रोग होने पर तुरंत अधिकारियों को सूचित किया जाए। और दूसरा क्या है, चूहों से चूंकि हो रहा है, ठीक है, मृत चूहों से, तो हमें क्या करना है, पहले तो चूहों को घर में बढ़ावा नहीं देना है। उसके बाद अगर कोई चूहा मर जाता है तो उचित रूप से उसका क्या करें, जो भी क्रियाक्रम है, मतलब उसको हटाना, वहाँ साफ सफाई करना उस स्थान पर, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। नेक्स्ट आते हैं मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इसका तो पता ही होगा कि किसके द्वारा फैलता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा, ठीक है। प्रसार होता है, मच्छर के काटने से ये रोग फैल रहा है। अगर इस रोग के हम कि ये मतलब इसका कारक कौन सा है, जैसे जीवाणु के द्वारा कुछ होते थे, कुछ विषाणु के द्वारा, तो ये किसके द्वारा होता है, आपका प्रोटोजोआ के द्वारा। और इसमें आपका क्या है, प्लाज्मोडियम होता है ये, ठीक है। और ये प्रसार कौन करता है, मादा एनाफिलीज मच्छर काटती है, तो उससे इसका प्रसार होता है, यानी कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में हो जाता है, ठीक है। लक्षण की बात करें तो ठंड लग के बुखार आता है इसमें, ठीक है। ज्वर का जो टेम्परेचर होता है वो आपका 103 डिग्री से 105 हो जाएगा। कभी एकदम से पसीना आ जाएगा, फिर कभी एकदम से ठंड लगने लगेगी कपकपी वाली, ठीक है, इस तरीके से रहता है। बचाव के लिए क्या है, मच्छरों से बचना है तो सीधे सीधे मच्छरदानी का प्रयोग करना पड़ेगा, और घर के आसपास जो वातावरण है हमारा उसको स्वच्छ रखना होगा। वहाँ पानी एकत्रित ना होना दें, गंदा पानी नहीं एकत्रित हो, मतलब कैसा भी पानी एकत्रित ना हो, क्योंकि आजकल तो डेंगू की बीमारी भी बहुत चलने लगी है, ठीक है, वो भी मच्छर के काटने से ही होती है। तो इसलिए आसपास जो है पानी को एकत्रित ना होने दिया जाए। नेक्स्ट आते हैं पेचिश। तो पेचिश की क्या होती है बीमारी, इसमें क्या है, आपका जो कारक है वो एंट अमीबा हिस्टोलिका होता है, ठीक है। और इसके लक्षण क्या है, सिर दर्द, जी मिचलाना, उल्टी की शिकायत, ये सब, या पाँव में ऐंठन, पेट में मरोड़ उत्पन्न होना इत्यादि, तो इसके लक्षण हैं। अगर बचाव की बात करें तो वही स्वच्छता को महत्व देना, और बाहर की चीज़ें जो बाज़ार में खुली हुई चीज़ें रहती हैं ना, वो चीज़ें कम खानी चाहिए, ठीक है, खानी ही नहीं चाहिए, पहले तो उनको अवॉइड करो, और फिर भी अगर खा रहे हो तो बहुत ही कम मात्रा में खाओ, ठीक है। कटे फल इत्यादि भी ये नहीं खाने चाहिए, ठीक है। फल लो और फिर उसको धुल के काट के खाओ आराम से, ठीक है। अब हम बात करते हैं टीकाकरण का। तो इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि अभी क्या है, कोविड से हम लोग निकल कर आए हैं, तो वैक्सीन वगैरह सभी के लगी होगी, तो वहीं से है आपका वैक्सीनेशन, वही टीकाकरण होता है आपका। इसमें होता क्या है कि एक उपयुक्त समय पर रोग जनक की थोड़ी सी मात्रा शरीर में पहुंचा देते हैं, यानी कि जो जो रोग हो रहा है
उसी रोग का एक जीवाणु, मतलब बहुत ही कम मात्रा में कुछ ऐसा जीवाणु हमारे अंदर डाल दिया जाएगा जिससे हमारा शरीर उस रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न कर सके। ठीक है, हमारा रोग उस चीज़ को विकसित कर सके। अभी मान लो हमें कोई रोग नहीं है, ठीक है, कोई बच्चा क्या है, नवजात शिशु जब पैदा होता है तो उसमें ऐसी कोई क्षमता नहीं होती ना, वो बाहर के जो और अन्य रोग हैं उनसे नहीं लड़ पाएगा, तो एकदम से उसको बीमारी लग जाएगी। इसीलिए टाइम टाइम पर उसको टीके लगवाने पड़ते हैं, जिससे क्या है भविष्य में वो क्या है, कोई भी जो रोग होगा उस रोग से लड़ने की क्षमता वो अपने आप उत्पन्न कर सके। अब उस रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए होगा क्या, उस रोग से जुड़ा हुआ कुछ अंश उसके शरीर में, छोटा सा अंश पहले से डाल दिया जाए, जिससे वो लड़के तैयार हो जाए कि इस रोग के जब और जीवाणु आएंगे तो कैसे डील करना है उनके साथ। ठीक है, यही टीकाकरण की प्रोसेस होती है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, एक उपयुक्त समय पर रोगजनक की थोड़ी सी मात्रा शरीर में पहुंचाने से शरीर में एक विशेष प्रकार के रोगों के विरुद्ध प्रतिरोध की क्षमता का विकास हो जाता है। इसी को ही टीकाकरण कहते हैं। ठीक है, उस रोग की थोड़ी सी मात्रा पहुंचा देते हैं जिससे क्या है, उस रोग से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है मनुष्य के शरीर में, और वही आपका टीकाकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है आपका एलिसा परीक्षण, तो ये आपका एड्स में होता है। ठीक है, अब एड्स आपका वायरस से होता है, और वायरस आपका कौन सा, HIV। ठीक है, तपेदिक को दूर करने के लिए BCG का टीका लगाते हैं। डिप्टीथीरिया, काली खांसी और टिटनेस को दूर करने के लिए किसका टीका लगता है, DPT का। अब आप मुझे यहाँ पर एक चीज़ का आंसर दीजिएगा कि डिप्टीथीरिया, काली खांसी और टिटनेस किसके द्वारा होते हैं, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, मलेरिया की दवा किससे बनती है, तो मलेरिया की दवा होती है कुनैन, और ये दवा जो कुनैन है ये किससे बनाते हैं, सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ठीक है, अब मैं आपको, जैसे मैंने बोला था आपको, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी। तो पहला क्वेश्चन आपका है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। ठीक है, जल में घुलनशील, इनके नाम आप कमेंट सेक्शन में टाइप करोगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, विटामिन C से होने वाला रोग कौन सा है, किससे, विटामिन C से रोग कौन सा होता है, विटामिन C की कमी अगर हो जाती है हमारे शरीर में तो इससे रोग कौन सा होगा। और तीसरा क्वेश्चन आपका है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, विटामिन, यहाँ भी विटामिन। और चौथा आपका क्वेश्चन है कि प्रोटीन का कार्य क्या है, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है, क्या कार्य करता है प्रोटीन। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इन सभी के आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में टाइप करना। आपका जो संक्रामक रोग का चैप्टर था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम केमिस्ट्री का आपका जो चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण, उसके साथ मिलेंगे। ठीक है, जितना हो गया है उसको तैयार करते हुए चलिए। ठीक है, एग्ज़ाम धीरे धीरे आपके पास आ ही रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।